गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग भारतीय रॉकेट पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ के लेखक गुणाकर मूले जी हैं, जिनका जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। इनकी मातृभाषा मराठी है, लेकिन इन्होंने हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया तथा भारतीय इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक आदि इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रस्तुत लेख में गुणाकर मूले जी ने भारत के बारे में बताया है कि पुराने जमाने में भी भारत में रॉकेट हुआ करता था। भारत का जो वैज्ञानिक इतिहास है, जो वैज्ञानिक उसका जो परिप्रेक्ष्य है, वो बहुत पहले से ही समृद्ध रहा है। इतने पुराने जमाने में भी भारत वैज्ञानिकता में बहुत आगे था तथा वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया करता था, जिसमें रॉकेट भी आता है। तो वाटरलू के प्रसिद्ध युद्ध में नेपोलियन को हराने वाले ड्यूक ऑफ वेलिंगटन अर्थात वेलजली को अंग्रेज कौम आज भी एक महान योद्धा के रूप में याद करता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि टीपू सुल्तान के सामने वाटरलू का यही मैदान, वाटरलू के मैदान में वह मैदान छोड़कर भाग गया था। और यह किसका करिश्मा था जिसमें वह अंग्रेजी अफसर भाग गया था? वह था भारतीय रॉकेट का करिश्मा था, जिसके डर के कारण वह भाग गया था टीपू सुल्तान से हार के। यह घटना चौथे मैसूर युद्ध के दौरान अप्रैल 1799 की है। जनरल हैरिस के नेतृत्व में अंग्रेज फौज ने मैसूर राज्य पर हमला बोल दिया। अंग्रेज फौज राजधानी श्रीरंगपट्टम, जो कि टीपू सुल्तान के राज्य की राजधानी थी, के काफी नजदीक पहुंच गई थी, लेकिन किले तक पहुंचना आसान काम नहीं था। किले के दक्षिण में सुल्तानपेट गांव के पास एक ऊंचा टीला था। टीपू अपने रॉकेटधारी सैनिकों की एक टुकड़ी उस टीले पर तैनात कर दी। किले तक पहुंचने के लिए टीपू के रॉकेटधारियों को उस टीले से हटाना आवश्यक था, तभी वह श्रीरंगपट्टम तक पहुंच सकते थे। हैरिस ने यह जिम्मेदारी कर्नल आर्थर वेलजली को सौंपी। कर्नल आर्थर कोई मामूली आदमी नहीं था। वह भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का छोटा भाई था। कर्नल आर्थर अपने सिपाहियों को लेकर शाम को सुल्तानकोट किले की ओर आगे बढ़ा, लेकिन टीपू के सैनिकों ने उन पर रॉकेट से इतनी आग बरसाई कि वे मैदान छोड़कर भाग गए और रात के अंधेरे में कर्नल आर्थर वेलजली भी कहीं जाकर छिप गया। दूसरे दिन काफी बाद में ही उसने जनरल हैरिस को अपनी शकल दिखाई। कुछ दिनों के बाद जनरल हैरिस ने पुनः श्रीरंगपट्टम पर हमला करने की तैयारी की। इसी बीच मुंबई से जनरल स्टुअर्ट की सेना भी मदद के लिए पहुंच गई। कावेरी के उत्तर में पहुंची हुई स्टुअर्ट की इस सेना पर टीपू के सैनिकों ने खूब रॉकेट बरसाए, लेकिन टीपू के पूर्णिया और कमरुद्दीन जैसे सेनापतियों ने उसके साथ विश्वासघात यानी धोखा किया। अंग्रेजों की फौज 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टम के किले में दाखिल हो गई। अगर उसे धोखा न मिलता तो कभी भी अंग्रेजी सेना दाखिल न होने पाती और किले पर अंग्रेजों का हमला हो गया और उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। किले पर अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम में खून की होली खेली और आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने शाही महल में खूब लूटपाट की। हीरे जवाहरात सब लूट लिए। करोड़ों की इस लूट को और टीपू के विशाल पुस्तकालय को श्रीरंगपट्टम से उठाकर विलायत यानी कि इंग्लैंड भेज दिया गया। श्रीरंगपट्टम में लूट मचाने वाले कर्नल आर्थर वेलजली बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन वाटरलू का विजेता और कुछ समय के लिए इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना, परंतु वह भारतीय रॉकेट के हमले को जीवन भर नहीं भूल पाया था, जिसमें जो कि टीपू सुल्तान की सेना ने उनके ऊपर किया था। उसका एक जीवनीकार ग्वेडल्ला जानकारी देता है कि आर्थर वेलजली पर टीपू के उन रॉकेटों की दशा जिंदगी भर बनी रही। ये ग्वेडल्ला जो था वह आर्थर वेलेस्ली के ऊपर उसने रिव्यू लिखी थी। श्रीरंगपट्टम की करोड़ों की लूट के साथ ही भारत का एक और तोहफा इंग्लैंड पहुंचा,
वह था भारतीय रॉकेट। तो टीपू सुल्तान के 2 रॉकेटों को वुलविच के रॉयल आर्टिलरी संग्रहालय में आज भी देखा जा सकता है। उस समय यूरोप में भी रॉकेट बनते थे, परंतु भारतीय रॉकेट उनसे कहीं बेहतर थे। मैसूर के रॉकेट के खोल लोहे के होते थे, जबकि उस समय यूरोप के रॉकेट के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता था। उस समय भारत में यूरोप से बेहतर लोहा भी बनता था। शेफील्ड के उत्तरीम छुरी कांटों के लिए भारत से ही लोहा लिया जाता था। भारतीय रॉकेट के लिए लोहे के सिलेंडरों का इस्तेमाल होता था और इसके लिए इसमें बारूद को अधिक घनत्व के साथ भरना होता था, और यह संभव भी था क्योंकि वह रॉकेट लोहे का बना हुआ था। इसे भारतीय रॉकेट ज़्यादा ठेल पैदा करते थे तथा ज़्यादा दूरी तक मार सकते थे, क्योंकि वो बारूद बहुत ज़्यादा भारी होने के कारण उनमें बहुत दूर तक वह जाते थे। रॉकेट को स्थिरता प्रदान करने के लिए इसके साथ एक तलवार या एक लंबा बांध दिया जाता था। जानकारी मिलती है कि मैसूर का यह रॉकेट 3.5 किलोग्राम भार का होता था और इसे करीब 3 मीटर लंबे बांस के साथ बांध दिया जाता था। आमतौर पर ऐसा रॉकेट करीब 1 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचता था। ऐसे कुछ रॉकेट तो करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में समर्थ थे, यानी कि वो 2.5 किलोमीटर तक भी जा सकते थे। मैसूर की सेना में रॉकेटधारियों की बाकायदा एक टुकड़ी थी। हैदर अली के समय इस टुकड़ी में 1200 रॉकेटधारी सैनिक थे। टीपू के समय इनकी संख्या 5000 तक पहुंच गई, क्योंकि टीपू सुल्तान जानता था कि यह सेना कितनी महत्वपूर्ण और कितनी शक्तिशाली है। पहियों की गाड़ी का लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करके 3 या अधिक रॉकेट को एक साथ दागने की व्यवस्था की गई थी। कर्नाटक में रॉकेटों का इस्तेमाल काफ़ी समय से होता आ रहा है। हैदर अली के पिता अरकाट के नवाब के यहाँ 50 रॉकेटधारियों का संचालक था। दूसरे मैसूर युद्ध के दौरान पोलीलूर की लड़ाई में हैदर और उसके बेटे टीपू ने रॉकेट से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। तीसरे मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टम के पास पहुंची हुई अंग्रेजी सेना पर टीपू के रॉकेटधारियों ने जबरदस्त हमला किया था। दरअसल रॉकेटों के विकास में टीपू की बड़ी दिलचस्पी थी। उसने कुस्तुनतुनिया के सुल्तान को भी कुछ रॉकेट भेंट के तौर पे भेजे थे। मैसूर युद्धों के काफ़ी पहले से भारत में रॉकेट का प्रचलन रहा है। इनके ज़्यादातर उल्लेख दक्षिण भारत में मिलते हैं। मैसूर के शासकों को रॉकेट की जानकारी संभवतः मलाबार से मिली थी। चीनी व्यापारी मलाबार के बंदरगाहों तक पहुंचते थे। उन्हीं मलाबार वासियों को बारूद और रॉकेट की जानकारी मिली होगी। आज करीब 1500 साल पहले चीन में बारूद का आविष्कार हुआ। फिर ईसा की 11वीं सदी में चीनियों ने रॉकेट भी बनाए। लगभग उसी समय भारत को भी बारूद की जानकारी मिली, और भारत को यह जानकारी या तो चीनों से मिली या फिर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने वाले चीनी व्यापारियों के जरिए। आज भी आतिशबाजी के पटाखे का सबसे ज़्यादा उत्पादन दक्षिण भारत में ही होता है। रॉकेट का भी ज़्यादा इस्तेमाल दक्षिण भारत के ही युद्धों में हुआ है। रॉकेट के लिए लोहे के खोलों का इस्तेमाल संभवतः यह भारत की ही खोज है, अन्य देशों की खोज नहीं है। आधुनिक किस्म के रॉकेटों की शुरुआत वर्तमान सदी के आरंभ में हुई। सबसे पहले 1903 में रूसी वैज्ञानिक ने रॉकेट से संबंधित अपना पहला अनुसंधान कार्य यानी पहला अपना रिसर्च कार्य प्रकाशित किया। उन्होंने पहली बार यह सिद्ध किया कि केवल रॉकेट यान ही निर्वात अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है। फिर अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट गोडार्ड ने द्रव्य ईंधन पर आधारित रॉकेट का विकास किया। फिर दूसरे महायुद्ध के दौरान जर्मनी में शक्तिशाली V2 रॉकेट बने। महायुद्ध के बाद अनेक V2 रॉकेट अमेरिका के हाथ लगे। जर्मन रॉकेट विशेषज्ञ अमेरिका पहुंच गए। इसके बाद अमेरिका में आधुनिक रॉकेटों का विकास तेजी से हुआ, लेकिन सन 1957 में पहला कृत्रिम उपग्रह एक सोवियत रॉकेट के जरिए ही अंतरिक्ष में पहुंचा। 1960 में सोवियत रॉकेट पर आरूढ़ होकर यानी सोवियत रॉकेट पर घुस के पहला मानव यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचा था।
उस समय तक भारत के पास अपना कोई आधुनिक रॉकेट नहीं था। पहली बार नवंबर 1963 में थुम्बा के मौसमी आंकड़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए छोटे रॉकेट को छोड़ा गया, यानी प्रक्षेपण किया गया उसे। ये मौसमी रॉकेट विदेशों से प्राप्त किए गए थे। भारत में बने RS-75 रॉकेट का परीक्षण थुम्बा से फरवरी 1969 में किया गया। इस रॉकेट का भार केवल 10 किलोग्राम था। तब से भारत में अधिकाधिक बड़े रॉकेटों का निर्माण शुरू हुआ। उसी समय भारत में एक ऐसे शक्तिशाली रॉकेट के विकास की योजना बनी जो एक छोटे उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित कर सकता था। साथ ही आंध्र प्रदेश के समुद्री तट के श्रीहरिकोटा द्वीप में भारत के अंतरिक्ष अड्डे के विकास का कार्य भी शुरू हो गया था। उसके बाद कोई भी देश रॉकेट टेक्नोलॉजी की जानकारी दूसरे देश को नहीं देना चाहता था, क्योंकि दूसरा देश आगे बढ़ जाएगा। और भारत ने अपने शक्तिशाली रॉकेट SLV-3 का निर्माण केवल 10 साल के भीतर अपने बल पे किया। श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष अड्डे से इस रॉकेट का सफल परीक्षण, यानी इसको सफल तरीके से इसको देखा गया। इस रॉकेट के जरिए करीब 40 किलो भार के रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। इसके साथ ही अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने की क्षमता प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का 7वां देश बन गया। उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट, जो कि रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। SLV-3 में प्रयुक्त होने वाला ठोस प्राणोदक ईंधन का निर्माण भी भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने प्रयास से तैयार किया। इसके बाद ऐसा ही शक्तिशाली रॉकेट बनाया गया SLV। श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष के अड्डे से फिर से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में छोड़ा गया। जब भारत एक ऐसा महाशक्तिशाली रॉकेट, मतलब अब भारत में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली रॉकेटों का निर्माण हो रहा है, जो हमारे इनसेट जैसे भारी संचार उपग्रहों को भी भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर के ऊपर द्वितीय बूस्टर कक्षा में स्थापित कर देने में समर्थ होगा। मतलब इतने शक्तिशाली रॉकेटों का निर्माण हो रहा है जो इनसेट जो बहुत भारी होता है उसे भी ऊपर ले जाने में सक्षम है। इस प्रकार रॉकेट टेक्नोलॉजी के मामले में भारत पुनः एक समर्थ देश बनता जा रहा है। रॉकेट एक बहुत ही उन्नत, यानी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि 200 साल भारत में यूरोप से भी बेहतर रॉकेट बनते थे, और आज भी हम दूसरे देशों से बेहतर रॉकेट बना सकते हैं। और हमारा देश इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ गया है और भी आगे बढ़ने की चेष्टा में है। अब आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाए, अति संक्षिप्त प्रश्न, संक्षिप्त प्रश्न, व्याख्यामूलक प्रश्न और शब्दार्थ लिखेंगे। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करेंगे, और साथ ही आप हमारे PPT और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है feedback.stmichaelsacademy@gmail.com, इस पे आप लोग अपने सुझाव हमें मेल कर सकते हैं।